Hello everyone, welcome to my YouTube channel Let's Enlighten. Today we will discuss about conducting system of heart. Heart is able to contract on its own because it contains specialized cardiac muscle tissue that spontaneously form impulses and transmit them to the myocardium to initiate contraction. जो हमारा हार्ट होता है वो एक तरह का इनवॉलंटरी ऑर्गन है. इनवॉलंटरी ऑर्गन मीन्स कि हार्ट की एक्टिविटी को हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते. हार्ट जो है वो इनवॉलंटरी वर्क करता है, मतलब अपने बेसिस पे वर्क करता है. और वो कैसे वर्क करता है? द हार्ट इज एबल टू कॉन्ट्रैक्ट ऑन इट्स ऑन. जो हमारा हार्ट होता है वो खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट करता है. क्यों? क्योंकि उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल टिश्यू होते हैं. कौन सी लेयर में होते हैं? जो हमारी मायोकार्डियम मिडल लेयर ऑफ द हार्ट है उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल टिश्यू होते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं थ्रू इंटरकलेटेड डिस्क की हेल्प से, और जो जनरली क्या करते हैं कि इम्पल्सेस को जनरेट करते हैं और फिर सारे टिश्यूज़ में इसको ट्रांसमिट करते हैं ताकि वो कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट कर सकें. अब हमने पढ़ा कि जो मायोकार्डियम लेयर है उसमें जो हमारे सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो इंटरकलेटेड डिस्क की हेल्प से एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड है. सो अगर एक मसल को या एक हम बोल सकते हैं कि जैसे एक टिश्यू को या एक सेल को, क्लियर है, अगर इम्पल्स मिलती है तो वो अपने आप सारे टिश्यूज़ में ट्रांसमिट हो जाएगी. क्यों? क्योंकि वो मसल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. वो सेल्स और मसल्स जो टिश्यूज़ हम बोल सकते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. जो हार्ट होता है वो अपनी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को खुद जनरेट करता है क्योंकि उसमें क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ नोड्स जैसे एवी नोड, एससी नोड, एट्रोवेंट्रिकुलर बंडल्स, ये नोड्स प्रेजेंट होते हैं. स्पेशलाइज्ड कंडक्शन सेल्स हैं जिनको हम बोलते हैं, या नोड्स भी बोल सकते हैं, जो खुद इम्पल्सेस को जनरेट करते हैं और कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी में हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है. अब हम इसका क्या करेंगे, एक ओवरव्यू करेंगे कि कैसे ये अपनी इम्पल्सेस को इनिशिएट करता है एंड देन हम डिस्कस करेंगे इसकी थ्योरी. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि सबसे पहले क्या होता है, जब हमारा जो राइट एट्रियम है, क्लियर, राइट एट्रियम, जब सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा के थ्रू जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आता है, हमारे राइट एट्रियम में. और जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि प्योरीफाई हो जाता है वो पल्मोनरी वेन्स की हेल्प से कहाँ आता है, हमारी लेफ्ट एट्रियम में. क्लियर. जब हमारा राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम ब्लड के साथ फिल हो रहा होगा और जब वो कम्प्लीटली फिल हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, एक प्रेशर डेवलप होगा. ठीक है, क्योंकि उसकी एक कैपेसिटी है, वो एक कैपेसिटी तक ब्लड को होल्ड कर सकता है. जैसे जैसे वहाँ पे प्रेशर बढ़ता जाएगा तब क्या होगा, जो हमारे एससी नोड है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है नियर द सुपीरियर वेना कावा, राइट एट्रियम में प्रेजेंट है, वहाँ से क्या होगी, इम्पल्स जनरेट होगी. क्लियर. जब हमारा राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम क्या हो जाएगा, फिल्ड हो जाएगा प्रॉपरली ब्लड के साथ, वहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा तो हमारा एससी नोड क्या करेगा, इम्पल्स को जनरेट करेगा. वो इम्पल्सेस जो एससी नोड से जनरेट होगी वो कहाँ पे जाएंगे, हमारे एवी नोड तक. क्लियर. जो एससी नोड है वो इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल होता है. इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल मीन्स कि वो कॉन्टीन्यूसली इम्पल्सेस को जनरेट करता रहेगा और ये जनरली 60 to 90 टाइम्स अ मिनट इम्पल्सेस को जनरेट करता है. देन जब एससी नोड ने वो इम्पल्सेस को जनरेट किया तो वो इम्पल्सेस कहाँ जाएंगे, हमारे एवी नोड पे. जब वो इम्पल्सेस एवी नोड पे गई, जो एवी नोड है वो इलेक्ट्रिकली स्टेबल है, वो क्या करेगा, यहाँ पे एक डिले कॉज करेगा. जो इम्पल्सेस यहाँ से आ रही हैं वो एवी नोड तक जाएंगी और एवी नोड वहाँ पे क्या करेगा, एक डिले कॉज करेगा 0.1 सेकेंड का. और जब वो वहाँ पे डिले कॉज करेगा तो उसकी हेल्प से क्या होगा, एट्रियम्स प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट कर सकेंगे और सारे ब्लड को कहाँ भेज देंगे, वेंट्रिकल्स में. जैसे राइट एट्रियम अपने जो भी ब्लड होगा डीऑक्सीजनेटेड उसको कहाँ पे भेज देगा, राइट वेंट्रिकुलर में. और जो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड होगा वो कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में. फिर क्या होगा कि जो एवी नोड है वो क्या करेगा, फर्दर इम्पल्स को ट्रांसमिट करेगा एट्रोवेंट्रिकुलर बंडल्स में, जिनको हम क्या बोलते हैं, जब एवी नोड से इम्पल्स जनरेट हुई तो वो कहाँ पे जाएगी, हमारे बंडल ऑफ हिस में, जो यहाँ पे है हार्ट के बिल्कुल सेप्टम के बीच में. और बंडल ऑफ हिस से वो इम्पल्सेस कहाँ जाएंगी, जो हमारी दो बंडल ब्रांचेस होंगी, राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच में. और वहाँ से इम्पल्स कहाँ जाएगी, हमारे पुरकुंजी फाइबर्स में, राइट और लेफ्ट पुरकुंजी फाइबर्स में. जब वो इम्पल्स प्रॉपरली
हमारे बंडल ऑफ हिल्स, बंडल ब्रांचेस और पुरकुंजी फाइबर्स में ट्रांसमिट हो जाएगी, तो वहाँ पे वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेंगे, जिससे जो राइट वेंट्रिकुलर में ब्लड है वो कहाँ पे जाएगा, हमारे पल्मोनरी आर्टरीज में, और जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर में ब्लड है वो कहाँ पे जाएगा, हमारे आयोटा में। ये था इसका एक ओवरव्यू कि कैसे हमारा कंडक्टिंग सिस्टम एक्ट कर रहा है। अब हम इसकी थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। जब एट्रियम्स फिल हो जाएंगे ब्लड के साथ, ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट करेगा। वो इम्पल्स पूरे के पूरे एट्रियाज पे क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे दोनों एट्रिया क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। फिर वो इम्पल्स कहाँ पे जाएंगे, हमारे एंट्रीवेंट्रिकुलर नोड पे, मतलब हमारे एवी नोड पे, जहाँ पे ये इम्पल्स क्या होगी, डिले होगी। फिर वहाँ से वो जाएगी हमारे बंडल ऑफ हिल्स, बंडल ऑफ हिल्स से पुरकुंजी फाइबर्स, एंड देन वो उनको क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एसी नोड। जो एसी नोड है ये क्या है, एक स्मॉल मास है स्पेशलाइज्ड सेल्स का, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे राइट एट्रियम में, नियर द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना कावा, मतलब जहाँ पे हमारे सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग है वहाँ पे वो कहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब उसकी ओपनिंग के पास प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकली इनस्टेबल है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस, इलेक्ट्रिकली इनस्टेबल है, और ये इम्पल्सिस को जनरेट करेगा रेगुलरली, और 60 to 90 टाइम्स अ मिनट इम्पल्सिस क्या होंगी, जनरेट होगी। जब ऐसी नोड डिस्चार्ज करेगा इम्पल्सिस को, फिर वो कहाँ पे अराइव करेंगे, हमारे एवी नोड पे, और वहाँ पे वो क्या होगी, थोड़ा सा एक डिले कॉज करेंगे 0.1 सेकेंड का। उसके बाद जैसे ही एवी नोड तक इम्पल्सिस पहुंचे, अब हम थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, जो मैंने आपको पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन किया अब वो हम थ्योरी में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, एवी नोड क्या है, सिमिलरली जैसे ऐसे नोड था, स्मॉल मास ऑफ न्यूरोमस्कुलर टिश्यू, जो कहाँ पे सिचुएटेड है, इन द वॉल ऑफ एट्रियल सेप्टम, जो हमारा ये एट्रिया का सेप्टम है, मतलब जहाँ पे दोनों एट्रियास डिवाइड हो रहे हैं, वहाँ पे नियर, कहाँ, किसके नियर, नियर द एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व, जिसको हम ट्राइकस्पिड वेल्व बोलते हैं, उसके बिल्कुल पास में वो प्रेजेंट होगा, क्या, एवी नोड। ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम एट्रिया इनटू द वेंट्रिकुलर्स, और एवी नोड किस में हेल्प करता है, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में फ्रॉम द एट्रिया टू वेंट्रिकल्स, क्योंकि एट्रिया से वो कहाँ पे जाएगी इम्पल्सिस, अब वेंट्रिकल्स में। यहाँ पे एक डिले होगा 0.1 सेकेंड्स का, ठीक है। उसके बाद वो इम्पल्सिस कहाँ पास करेंगे, हमारे वेंट्रिकल्स में। इससे क्या होगा, जो वहाँ पे डिले कॉज कर रहा है उसकी हेल्प से एट्रिया प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को क्या कर देंगी, वेंट्रिकल्स में भेज देंगी। और एवी नोड कितनी इम्पल्सिस जनरेट करता है, 40 to 60 बीट्स पर मिनट। एट लास्ट हम डिस्कस करेंगे थर्ड, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल्स। ओके, ये किसके बने हुए हैं, स्पेशलाइज्ड फाइबर्स के, जो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, हमारे एवी नोड से। क्लियर। जब एवी बंडल क्या करेगा, एवी बंडल पास करेगा थ्रू द फाइब्रस रिंग दैट सेपरेट्स द एट्रिया एंड द वेंट्रिकुलर। जो एवी बंडल है वो कहाँ से पास थ्रू होंगे, जो यहाँ पे हमारी फाइब्रस रिंग होगी, जो कि हमारे एट्रिया और वेंट्रिकुलर्स को सेपरेट कर रहा है, वहाँ से वो पास होंगे एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल एट द अपर एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सेप्टम, मतलब जो हमारे वेंट्रिकल्स का सेप्टम है, मतलब जो हमारे वेंट्रिकल्स को डिवाइड कर रहा है, उसके अपर एंड पे ये किस में डिवाइड होगा, दो में, राइट एंड द लेफ्ट बंडल ब्रांच में। क्लियर। एंड विद इन द वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम ब्रांचेस ब्रेकअप इनटू फाइन फाइबर्स कॉल्ड पुरकुंजी फाइबर्स, और जो बंडल ब्रांचेस थी अब वो डिवाइड हो चुकी हैं हमारे पुरकुंजी फाइबर्स में। जब एवी बंडल ब्रांच, सबसे पहले एवी बंडल, आफ्टर दैट बंडल ब्रांचेस, और देन पुरकुंजी फाइबर्स, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करेंगे, कहाँ से, फ्रॉम द एवी नोड टू द एपेक्स ऑफ द मायोकार्डियम, इसको हम क्या बोलते हैं, एपेक्स। यहाँ तक इम्पल्सिस क्या होंगी, जनरेट होंगी, और वो क्या करेंगे, वेंट्रिकल्स को हेल्प करेंगे ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट करें। ये हमारा पूरा कंसेप्ट था कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट का। और इनको नर्व सप्लाई, पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक, जो पैरासिम्पथेटिक नर्व सप्लाई है वो कौन करेंगे, वेगस नर्व स्टिमुलेशन, रिड्यूस द रेट ऑफ एसी नोड फायरिंग, डिक्रीजिंग द रेट एंड फोर्स ऑफ द हार्ट बीट। जो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम है वो जनरली क्या करता है, रिलैक्सिंग एक्टिविटी होती है उसकी, वो वेगस नर्व को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, जिसकी हेल्प से जो हमारी एसी नोड की फायरिंग है जो कि अनस्टेबल है उसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। क्लियर। आफ्टर नेक्स्ट इज सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई। जो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई है वो क्या करती है, हार्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करती है, हमारी हार्ट बीट की फोर्स को इंक्रीज करती है।
ये था हमारा कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। होप आप सबको समझ आया होगा मैं जो आपको समझाना चाहती थी और आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।